प्राकृतिक खेती कृषि की प्राचीन पद्धति है। प्राचीन काल से ही किसान अपने आसपास के तत्वों में पाए जाने वाले अवयवों का खेती में कीटनाशक एवं उर्वरक के रूप में इस्तेमाल करते आ रहे थे। 20वीं और 21वीं सदी में आधुनिक कृषि के नाम पर इतने बदलाव आए कि प्राकृतिक कृषि पूर्ण रूप से रासायनिक उर्वरकों पर निर्भर होकर रह गई। इसके साथ ही रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक प्रयोग से मिट्टी की उत्पादन क्षमता और फसल की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। इन्हीं दुष्परिणामों को कम करने हेतु आज फिर से किसानों की रुचि प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ती जा रही है। यह एक ऐसी कृषि पद्धति है जहां फसल उत्पादन की लागत न्यूनतम हो जाती है। प्राकृतिक कृषि प्रणाली में किसानों को फसल उगाने के लिए रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों की आवश्यकता नहीं होती है। प्राकृतिक खेती में फसल चक्र का भी विशेष ध्यान रखा जाता है। प्राकृतिक खेती में मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि, फसल की गुणवत्ता में सुधार, पर्यावरण की रक्षा, जल संसाधनों का संचय, किसानों के स्वास्थ्य में सुधार और फसल के उत्पादन में वृद्धि जैसे कई महत्वपूर्ण पहलू हैं। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय ने प्राकृतिक खेती में प्रशिक्षण एवं शोध कार्य के लिए पाठ्यक्रम भी शामिल किए हैं। इसके द्वारा समय समय पर किसानों को प्रशिक्षण और मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है। प्राकृतिक खेती के 4 प्रमुख स्तंभ हैं: बीजामृत, जीवामृत, आच्छादन एवं वापसा। बीजामृत का प्रयोग फसल के बीजोपचार हेतु किया जाता है। जीवामृत द्वारा मिट्टी की उत्पादन क्षमता में वृद्धि की जाती है। फसल अवशेषों का उपयोग कर मिट्टी ढकने की प्रक्रिया को आच्छादन या मल्चिंग कहते हैं। हवा और नमी के अनुपात को बनाए रखने के लिए वापसा किया जाता है। फसल सुरक्षा के लिए नीमास्त्र, अग्निअस्त्र एवं दर्शपर्णी अर्क उपयोग में लाया जाता है। आइए जानते हैं इनके प्रयोग और इन्हें बनाने की विधि। बीजामृत बनाने के लिए गाय का गोबर 5 किलो, गाय का मूत्र 5 लीटर, चूना 50 ग्राम, पानी 20 लीटर लेते हैं। बीजामृत तैयार करने के लिए गाय के गोबर को सूती कपड़े में बांधकर 24 घंटे के लिए पानी में डुबो कर रखें एवं 24 घंटे बाद कपड़े में बंधे हुए गोबर को निचोड़कर निकाल लें। इसमें गौमूत्र और चूना मिला लें। ध्यान रहे, चूने को मिलने से पहले उसके घोल को 12 घंटे के लिए छोड़ दें। इसके बाद 1 से 2 बार घड़ी की सुई की दिशा में डंडे से घोलें। इस तैयार घोल से 100 किलो बीज तक उपचारित किया जा सकता है। इस घोल के इस्तेमाल करने से बीज के ऊपर एक परत बन जाती है। बीजोपचार के लिए एक बार घोल में डुबोकर बीज को निकाल लें एवं छाया में सुखाकर लगाएं। बीजामृत में पौधे के जड़ों को भी डुबोकर उपचारित कर सकते हैं। बीजामृत के प्रयोग से अंकुरण क्षमता में वृद्धि होती है और साथ में बीज एवं भूमि जनित रोगों से सुरक्षा मिलती है और पौधे स्वस्थ रहते हैं। जीवामृत बनाने के लिए गाय का गोबर 10 किलो, गाय का मूत्र 5 से 10 लीटर, दाल का आटा 2 किलो, गुड़ 2 किलो, रसायन मुक्त मृदा 1 किलो, पानी 200 लीटर एवं 1 ड्रम की आवश्यकता होती है। सभी सामग्री को मिलाकर तैयार घोल को ढककर छाया में रखें। साथ ही सुबह शाम डंडे से घड़ी की सुई की दिशा में घोलें। 48 घंटे बाद छानकर इसे निकाल लें। 7 दिनों के अंदर इसे आप प्रयोग कर सकते हैं। प्रयोग हेतु 1 हेक्टेयर खेत के लिए 200 लीटर जीवामृत पानी के साथ खेत में प्रयोग करें। छिड़काव हेतु
1 महीने बाद 5 लीटर जीवामृत 100 लीटर पानी के साथ। दूसरा छिड़काव 21 दिन बाद 10 लीटर जीवामृत 150 लीटर पानी के साथ। तीसरा एवं चौथा छिड़काव 21 दिन बाद 20 लीटर जीवामृत 200 लीटर पानी के साथ एवं आखिरी छिड़काव 200 लीटर पानी और 5 से 10 लीटर खट्टी छाछ के साथ मिलाकर छिड़काव करें। जीवामृत तरल मृदा उर्वरता को बढ़ाने हेतु प्रयोग किए जाते हैं। इसके प्रयोग से जीवाणुओं की सक्रियता बढ़ती है तथा पोषक तत्वों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाती है। घन जीवामृत पाउडर। घन जीवामृत पाउडर जीवाणु युक्त सूखा खाद है। इसको बनाने के लिए गाय का गोबर 100 किलो, गुड़ 1 किलो, दाल का आटा 1 किलो, रसायन मुक्त मृदा आधा किलो, गौमूत्र 5 से 10 लीटर को अच्छे से मिलाकर पेस्ट बना लें तथा छाया में ही फैलाकर सुखा लें। इसे बारीक करके बोरी में भरकर रखा जा सकता है। इस पाउडर का उपयोग 6 माह तक कर सकते हैं। 1 एकड़ में 100 किलो तक घन जीवामृत का प्रयोग किया जा सकता है। बुआई के समय एवं सिंचाई के 3 दिन बाद इसका प्रयोग किया जाता है। तीसरा स्तंभ है आच्छादन। आच्छादन का मतलब होता है भूमि को ढकना। इसके लिए मुख्य रूप से फसल अवशेष का प्रयोग करते हैं। इससे देसी केंचुआ एवं अन्य सूक्ष्म जीवाणुओं के लिए आवश्यक पर्यावरण का निर्माण होता है, जिससे उनकी क्रियाशीलता बढ़ जाती है और उन्हें आवश्यक नमी मिलती है, जो इन जीवाणुओं को सुरक्षित रखता है। आच्छादन से तापमान 25 से 32 डिग्री सेल्सियस, नमी 60 से 70% तथा सतह पर अंधेरा बना रहता है। बाद में फसल अवशेष सड़कर मृदा की उर्वरता को भी बढ़ाता है तथा ह्यूमस निर्माण करता है, जो सूक्ष्म जीवाणु के भोजन एवं पोषक तत्वों को उपलब्ध कराता है। आच्छादन के लिए सहफसलों का भी प्रयोग किया जाता है। वापसा अर्थात भूमि में वायु प्रवाह। प्राकृतिक खेती में हवा और नमी के अनुपात को समान बनाए रखने के लिए विभिन्न प्रयास किए जाते हैं, जिसे वापसा अर्थात भूमि में वायु प्रवाह की प्रक्रिया कहते हैं। इसके लिए नाली विधि के द्वारा एक क्यारी छोड़कर पानी दिया जाता है। पौधे के जड़ के चारों ओर जगह छोड़कर क्यारी बनाकर उसमें पानी दिया जाता है, ताकि वायु का प्रवाह हमेशा बना रहे। साथ ही नालियों द्वारा सिंचाई तथा आच्छादन किया जाता है। खेत में लबालब पानी न भरकर पानी का छिड़काव करना, इससे पानी की बचत होती है एवं आच्छादन द्वारा पानी के वाष्पन को भी कम किया जाता है। इन सभी प्रयासों के बाद भी कुछ सिद्धांत हैं जिसका पालन किया जाता है, जैसे अंतर्वर्ती फसल में दलहन को बढ़ावा देना, हरी खाद का प्रयोग करना, स्थानीय एवं क्षेत्रीय प्रभेद अपनाना, जीवाश्म बढ़ाने हेतु हरी खाद प्रत्येक फसल चक्र में अपनाना, मेड़ ऊंची रखना एवं खेत का पानी खेत में ही रखना। प्राकृतिक खेती में प्रकृति में उपलब्ध जीवाणुओं, मित्र कीट और जैविक कीटनाशक द्वारा फसल को हानिकारक जीवाणुओं से बचाया जाता है। प्राकृतिक खेती में किसानों की फसलों पर आने वाली लागत को काफी हद तक कम किया जा सकता है। साथ ही प्राकृतिक खेती के माध्यम से पैदा होने वाले कृषि उत्पाद रोग और बीमारियों से मुक्त होते हैं, जिससे हम अपने आप को विभिन्न बीमारियों और रोगों से बचा सकते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक खेती कृषि की एक ऐसी पद्धति है जो प्रकृति के नियमों और सिद्धांतों पर आधारित है। यह रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग को पूरी तरह से नकारती है और मिट्टी के स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण पर जोर देती है। यह केवल एक कृषि तकनीक नहीं, बल्कि प्रकृति के साथ जीवन स्थापित करने का एक दर्शन है।